The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रामीण इलाकों में बन रहे उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के मकसद से एक ऑनलाइन पोर्टल स्वदेश बाजार लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। उनका उत्पाद और गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलता है। ग्रामीण इलाकों में बने अच्छे उत्पाद जब किसी ग्राहक तक पहुंचता है तो उसमें कई लोगों को मुनाफा जुड़ने के कारण इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार ये कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आम ग्राहक की पहुंच से बाहर हो जाती है। गडकरी ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल की मदद से एक तरफ ग्रामीण इलाके में बने उत्पादों को बाजार मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन उचित कीमत पर उपलब्ध होंगे। इस काम में तकनीक की लागत भी बहुत कम होती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेश बाजार अमेज़न जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को सीधे टक्कर देगा। उन्होंने कहा कि अमेज़न भारत के एमएसई से प्रोडक्ट्स खरीदकर एक्सपोर्ट कर रहा है। इसे उनका टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए सालाना है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि जो काम अमेज़न कर रहा है उसे हम भी कर सकते हैं। स्वदेश बाजार ऑनलाइन पोर्टल इसी दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे तमाम महिला स्वयं सहायता समूह हैं जो बहुत अच्छा सामान तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाजार मुहैया हो सकता है। हमारे देश में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की कोई भी कमी नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना यही है कि हमारे यहाँ आयात कम से कम हो और निर्यात बढ़े। देश से गरीबी दूर करने के लिए हमें रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने होंगे। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अमेरिका की डेथ वैली में रविवार को आधुनिक इतिहास में पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। खबरों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार रविवार को दोपहर स्थानीय समानुसार 3:41 का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान का हिस्सा है और इसे पृथ्वी का सबसे गर्म स्थानों में से माना जाता है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर हीट वेव के कारण इस सप्ताह में तापमान के बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस हीट वेव के कारण कैलिफोर्निया से झुलसा देने वाली गर्मी के बीच 2 दिन का ब्लॉक आउट हुआ है, क्योंकि शनिवार को बिजली संयंत्र में खराबी आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशाखापट्टनम में भारत की ओर से इंसानियत की मिसाल देने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पाकिस्तान में भी कई लोगों के दिलों में जगह बनाई है। दरअसल एक पोत के पाकिस्तान नागरिक चालक को भारतीय समुद्री इलाके में हार्ट अटैक पड़ा। भारतीय तटरक्षक दल ने न सिर्फ उनके अलर्ट पर तुरंत पहुंचकर उनके जीवन की रक्षा की, बल्कि अब वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए सड़क मार्ग से अपने घर वापस जा रहे हैं। वहीं अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गई थी। पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी। अधिसूचना के अनुसार अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसके अगले साल एनईपी लाई गई थी और उसे 1992 में संबोधित किया गया था। वीपी नरसिम्हा राव राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। वहीं अगली खबर,
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़े फैसले में नीट और जी में 2020 प्रवेश परीक्षा टालने की याचिका पर फैसला सुनाया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और जी मेन सितंबर में तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। शीर्ष अदालत के इस फैसले से दोनों परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सितंबर में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने की, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा ने की। बता दें कि जैन में 2020 की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी। जीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें जेईई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक समय में हर तरफ अपनी छाप छोड़ने वाले भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड माइक्रोमैक्स एक बार फिर से भारतीय मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने भारतीय बाजार में दस्तक देनी शुरू की, उसी के साथ माइक्रोमैक्स समेत सभी भारतीय ब्रांड्स की तरफ से यूजर्स का झुकाव कम हो गया था। भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के कारण लोगों का ध्यान चाइनीज स्मार्टफोन्स की बजाय फिर से भारतीय ब्रांड की तरफ आने लगा है। इसी बीच माइक्रोमैक्स एक बार फिर से बाजार में दमदार वापसी करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने अपने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। कंपनी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें खुलासा किया है कि वह जल्द ही नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली है। वहीं अगली खबर, मीडिया स्पोर्ट्स के मुताबिक चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक और निजी बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि बैंक की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी बैंक में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज़्यादा किया था। तब इसी पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था। अब क्या होगा? बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों की सख्त निगरानी करता है। कोई भी नियम टूटने पर फौरन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। चीन के हिस्सा खरीदने से भारतीय कंपनियों को क्या डर है? भले ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की ओर से एचडीएफसी में किया गया निवेश ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाजार में इस बात को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी कि आखिर चीनी कंपनियां कैसे कोरोना के चलते भारत के बाजार में गिरावट के दौर का लाभ उठा सकती हैं। इसीलिए भारतीय कंपनी ने जबरन अधिग्रहण के खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के नियमों को सख्त कर दिया है। वहीं अगली खबर, चीन के सिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करके उनका अस्तित्व मिटाने का सिलसिला कोरोना महामारी में भी जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन के इस प्रांत में उइगर मुसलमानों के एक मस्जिद को ढहाने के बाद अब उस पर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी प्रकाशन की तरफ से आतूस के सुंगाओं में 2016 के दौरान 2 मस्जिदों को गिरा दिया गया था और अब इसकी जगह सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया है, जिसे चीन द्वारा मस्जिद सुधार का नाम दिया गया है। टोकुल मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद अब इस जगह पर चीनियों ने शौचालय बनवा दिया है। वे कहते हैं यह सार्वजनिक शौचालय है। उन्होंने अभी इसे खोला नहीं है, लेकिन यह निर्मित हो चुका है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वहां लोगों को सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बताया लोगों के घरों में शौचालय बने हुए हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि उस जगह कोई पर्यटक भी नहीं जाते हैं। चीन के केवल ध्वस्त किए गए टोकुल मस्जिद के खंडहर को छिपाने के लिए और वहां निरीक्षण के लिए जाने वाले समूहों के लिए टॉयलेट बनवाया है। एक अन्य निवासी ने आरएएफ को बताया कि वहां 2 अन्य मस्जिदें भी थीं, जिन्हें 2019 में गिरा दिया गया और उनकी जगह अब वहां दुकान खोली गई है, जिसमें शराब और सिगरेट मिलती है, जिसका सेवन करना इस्लाम में हराम माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी के आरोप में दिल्ली में चीन के नागरिक के पकड़े जाने के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। स्टेट सीआईडी ने प्रदेश में दलाई लामा और उनके मठ की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के साथ ही जिलों के एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी गैर भारतीय मूल के व्यक्ति की सूचना को साझा करने और हर सूचना को आला अधिकारियों के स्तर पर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। हिमाचल पुलिस दलाई लामा की सुरक्षा की भी समीक्षा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मैक्लोडगंज में दलाई लामा के मठ की सुरक्षा और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं सोमवार को जिला कांगड़ा में भी खूब हलचल रही। हालांकि मामले को लेकर पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, दलाई लामा दफ्तर और निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। सूत्रों के अनुसार पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने मामले का खुलासा करने वाली दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की है। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि दलाई लामा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मना रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के पाकिस्तान और पड़ोसी देशों को चेतावनी दे रहे थे। उसी समय भारत के हैकर्स का समूह पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा रहा था। भारतीय हैकर्स ने राम मंदिर और कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत के हैकर्स के एक समूह ने पाकिस्तान की 80 से ज़्यादा वेबसाइट को हैक कर पाकिस्तान की वेबसाइट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया है। भारत की आन बान और शान, तिरंगा हमारी शान का संदेश देते हुए हैकर्स के बाद एक वेबसाइट को हैक करते गए। यही नहीं, खुद को इंडिया साइबर ट्रप्स बताने वाले इस समूह ने पाकिस्तानी वेबसाइट को हैक करके भगवान की तस्वीर लगा कर लिख दिया, राम लला हम आएंगे पाकिस्तान और कराची में भी मंदिर बनाएंगे। पाकिस्तानी वेबसाइट के इतनी ज़्यादा संख्या में हैक होने से पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर भी हाहाकार मच गया। इन हैकर्स ने जब भी न्यूज़ से खास बात की तो इनका कहना है कि यह सिर्फ देश की फौज को उनका ट्रिब्यूट है और देश को कोई भी आंख उठाकर देखे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो किसी के लिए काम नहीं करते, सिर्फ देश के भले के लिए और विरोधियों को सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं अगली खबर, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन ने तो पूरी दुनिया में बनारस घराने को पहचान दिलाई थी, लेकिन आज उन्हीं की धरोहर खतरे में नजर आ रही है। वाराणसी के बेनिया बाग की तंग गलियों में बिस्मिल्लाह खान का मकान है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का ये घर अब एक बदहाल इमारत में तब्दील हो चुका है, जो अब चंद दिनों में जमींदोज हो जाएगा और इसकी जगह पर 3 मंजिला एक कमर्शियल अपार्टमेंट बन जाएगा। उन्हें जानने वाले लोग कहते हैं कि इस मकान में आज भी उस्ताद की यादें सजोई हुई हैं। हैरत की बात है कि सबसे पहले उसी कमरे को जमींदोज किया गया जहां उस्ताद कभी रियाज करते थे। बिस्मिल्लाह खान के परिजनों का कहना है कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है और परिवार के लोगों को खाने की भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में ये फैसला किया गया कि इस मकान को अपार्टमेंट में तब्दील कर दिया जाए। वहीं उनके पोते सूफी ने बताया कि इस 3 मंजिले कमर्शियल अपार्टमेंट के एक हिस्से में उस्ताद का संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें उस्ताद की यादों को संजोकर रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। संभार, टेली हंट, टेली होम। धन्यवाद।